हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 18 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं ये हम द हिंदू और पीआईबी के सोर्सेज से वो एमसीक्यूज पैटर्न में कन्वर्ट करके फिर उसको आपके लिए सामने लाते हैं ताकि आपको इस तरीके के एमसीक्यूज डायरेक्टली हेल्पफुल हो आपके एग्जाम में। ठीक है, और 4 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रीलिम्स सभी को दीजिएगा। सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अपना प्रीलिम्स बहुत अच्छे से दीजिएगा, सारे एमसीक्यूज अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, कोशिश करिए जितनी भी हमारी पुरानी वीडियोस में 15 सितंबर तक है, ठीक है, उतना तक तो आप कवर ही कर लीजिए अच्छे से, वन बाय वन सारा स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी एमसीक्यूज आपका छूटे ना। बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ ना छूटे, यहाँ तो चल भी जाएगा आपको गलत होता है तो। ठीक है, अच्छे से गलत भी होता है तो एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन को सुनिए, डीप एक्सप्लेनेशन सुनिए, फिर से एक बार एमसीक्यूज़ को इसको लगाइए। जब तक 10 आउट ऑफ 10 आपको ना मिले तब तक आप सेटिस्फेक्शन ना हो जाए तब तक आपको एमसीक्यूज़ वापस रिपीट करते रहना है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से सुनते रहना है। उसके बारे में जो मैं एक जो स्लाइड लगाता हूँ जिसमें पूरे एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखता हूँ, उसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको याद भी कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी पैटर्न में किसी भी तरीके से एमसीक्यूज़ पूछा जाए वहाँ पे एमसीक्यूज़ बनना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं मार्किंग स्कीम को। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको तो मार्किंग स्कीम के बारे में पता ही है कि यहाँ पे 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ताकि आप एक सेफ जोन पे रहते हैं। वहाँ पे क्या रहता है, आपका प्रीलिम्स क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जब आप 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं मतलब आपका 60% आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है। वहाँ पे आपके 60% मतलब 120 मार्क्स आप अच्छे से गेन कर लेंगे प्रीलिम्स में, ये एक मानना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल 10 में से 6 को आप करेक्ट करिए, और अगर नीचे भी आता तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करना है अच्छे से, और 24 आवर्स के बाद हर एक को, चाहे जिसका आंसर ज़्यादा आया हो चाहे कम आया हो, सभी को 24 आवर्स में एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करना ताकि आपकी एक रिटेनेबिलिटी बनी रहे। ओके, आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बेसिस फॉर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इनके अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ठीक है, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हैं? क्या फर्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, सेकंड है डिफेमेशन के लिए, एंड थर्ड है डिसेंसी ऑफ मोरालिटी के लिए। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन है 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए, सबसे पहला जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब जो क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट है, इनके ऊपर आपको बहुत ध्यान से आपको कोर्ट के ऊपर बोला जाता है, तो पहली चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। डिफेमेशन मतलब आप किसी की निंदा, किसी की मतलब किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन और एज वेल एज जो भी स्टैचुरी नॉन स्टैचुरी बॉडी होती है, इन सभी चीज़ों का, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई जुडिशियल प्रोसीजर है तो वहाँ पे आप किसी तरीके का कोई भी डिफेमेशन नहीं कर सकते। तो ये भी आपका एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है। और डिसेंसी और मोरालिटी, ठीक है, कि डिसेंसी दिखाना, मोरालिटी ना दिखाना किसी भी चीज़ के प्रति। अगर कोई अच्छा डिसीजन लिया गया है तो वहाँ पे अगर डिसीजन सही है, ठीक है, बट आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या बोलते हैं, एक प्रोसीजर से वहाँ पे जाइए, किसी डायरेक्टली कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में मत करिए, डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिसेंसी और मोरालिटी मत करिए। ठीक है, तो तीसरी भी आपकी करेक्ट हो गई। तो ये सभी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए, आर्टिकल 19(2) जो ये बताता है कि प्रोवाइड करता है पावर स्टेट को टू, ताकि आप पुट कर सको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको जो फंडामेंटल राइट दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके तहत आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल 19(2) ये उसको डिक्टेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर विद द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ से रिलेटेड अभी ये जो क्वेश्चन है कि आप ये बताना आपको कि पर्शियन गल्फ से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी इसका बॉर्डर टच करती हैं। फर्स्ट है बहरीन, सेकंड है सीरिया, एंड थर्ड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर में बताना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अगर मैप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए पर्शियन गल्फ। ठीक है, देखो ये रहा यहाँ पे पर्शियन गल्फ, यहाँ पे ईरान टच कर रहा है। ठीक है, ऊपर जाओगे आप यहाँ पे तो ये कतर भी टच कर रहा है। ठीक है, पर्शियन गल्फ को ये यहाँ पे आप सऊदी अरेबिया भी देख सकते हैं, ये भी टच कर रहा है। ओके, सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है मतलब जो कुवैत है, ठीक है, ये भी आपके जो सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद है ये भी टच कर रही है। ठीक है, कतर हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। ठीक है,
यहाँ पे आप देखोगे तो इराक ये भी इसको टच कर रहा है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इसको टच करने वाली कंट्रीज़। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या बहरीन टच कर रहा है, सीरिया टच कर रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखो तो थर्ड तो राइट हो गया, ये हमने देख लिया। अब सीरिया और बहरीन को देख लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए सीरिया तो टच ही नहीं कर रहा, सीरिया बिल्कुल यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो सीरिया तो कैंसिल हो गया आपका। अब हम आते हैं अपने बहरीन के ऊपर, ठीक है। तो बहरीन क्या टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है, ठीक है। तो बहरीन इसको बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं मैप में, देख पा रहे हैं कि बहरीन इज टचिंग द बॉर्डर, ठीक है। बहरीन की बॉर्डर टच कर पा रहा है। चलिए तो ये हो गया आपके दोनों राइट आंसर, ठीक है। मतलब जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है। सेकंड आपका रॉन्ग आंसर है, मतलब सीरिया बॉर्डर टच नहीं कर रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज क्रोनोलॉजिकली इन ऑर्डर ऑफ द देयर फॉर्मेशन ऑफ सिंस 1947, ठीक है। आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले जमाना है, ठीक है। जब से इनका फॉर्मेशन मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से इनका फॉर्मेशन कब कब हुआ है। सबसे पहला गुजरात, सेकंड नागालैंड एंड थर्ड पंजाब। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1-2-3, ऑप्शन बी 2-1-3, ऑप्शन सी 1-3-2 एंड ऑप्शन डी 3-2-1। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, अच्छे सोच के लगाइएगा, फिर आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, ठीक है। देखो ये जो क्रोनोलॉजिकल डली बिल्कुल करेक्ट, सबसे पहले गुजरात आया था, ठीक है। उसके बाद नागालैंड एंड फिर पंजाब, ठीक है। तो राइट आंसर तो आपका ए हो गया। अब इसका मैं आपको फॉर्मेशन दिखाता हूँ, ठीक है। गुजरात सबसे पहले आया था 1960 में, तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे 1960 में हुआ था। देखो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर सबसे पहले नागा हिल देखते हैं तो सबसे पहले नागा हिल जो एरियाज थे ये कर्व हुए थे, जिसमें असम और इनकी जो यूटीज़ है इनको 1957 में सबसे पहले कार्व आउट किया गया था, जब हम अपने फॉर्मेशन को ऐड कर रहे थे अपने को, मतलब जो भी अपने सारे स्टेट्स में। तो उसके बाद 1960 सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र, फिर कार्व आउट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे से कार्व आउट करके गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका सेकंड जो हम नागालैंड देखा था, नागालैंड देखिए गुजरात सबसे पहला इसलिए क्रोनोलॉजिकल में 1 आ गया। उसके बाद नागालैंड था 1963, ये सेकंड में आ गया। और फिर जो आपका था पंजाब, ठीक है, ये 1966, ये आपका क्रोनोलॉजिकल में थर्ड आ गया। आप साथ साथ देख लेते हैं 1966 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इन सभी को यहाँ पे बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनको कब कब फॉर्मेशन हुआ ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल एक्शन ऑन डिसेबिलिटी नेटवर्क, ठीक है। तो ग्लोबल एक्शन ऑन डिसेबिलिटी नेटवर्क के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन बॉडी ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल डोनर एंड एजेंसीज वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन बॉडी है जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल डोनर दोनों के लिए वर्क करती है, और जो एजेंसी ये वर्क करती है ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो पर्सन डिसेबल है मतलब जो चल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी वर्किंग की और डेवलपमेंट करने के लिए ये हेल्पफुल होती है। सेकेंड है मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इज़ अ मेंबर ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, वो इसके मेंबर ऑफ द नेटवर्क हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। सबसे पहले देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अरे एक मिनट स्लाइड ही मैंने वो कर दी, यहाँ मैं समझाता आपको, ठीक है। देखो इसमें वन आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो ग्लोबल एक्शन ऑन डिसेबिलिटी नेटवर्क है ये कोऑर्डिनेटेड बॉडी है जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल डोनर एंड एजेंसीज है इनके साथ वर्क करती है। देखिए ये ऐसी जो स्टेटमेंट होती है ना, ये बहुत ही एक नॉर्मल स्टेटमेंट होती है, एक स्टैटिक स्टेटमेंट होती है, जिनका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, करेक्ट ही होता है। अब जो राइट आंसर आपकी स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गई, ठीक है। जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें जो दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसकी क्या है, वो इसकी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी देखो यहाँ पे इनकरेक्ट दी हुई है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मिनिस्ट्री इंडिया की इज़ अ मेंबर ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, कि कोई भी इसकी और मिनिस्ट्री इसकी मेंबर
नहीं है, ये याद रखना, इसकी मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो डिसेबिलिटी अलायंस है, जिसको जो परमानेंट को चेयर किया जाता है जो ग्लैड के द्वारा नेटवर्क, ठीक है, तो ये किसके द्वारा चेयर किया जाता है, ग्लैड नेटवर्क को चेयर किया जाता है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस के द्वारा, और जिसको रोटेटिंग को चेयर आर द यूके डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको DFID इसके द्वारा इसको को चेयर किया जाता है, और जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ नॉर्वे ये यहाँ पे साथ में काम करती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि मिनिस्ट्री इंडिया की ना कोई मिनिस्ट्री और ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई एजेंसी इसके साथ वर्क करती है, ठीक है। तो राइट आपकी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोटोकॉल इज और आर रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। अभी रिसेंटली ओजोन लेयर का डिप्लेशन देखा गया है, तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेट करता है। फर्स्ट है मॉनिटर प्रोटोकॉल, सेकंड है क्योटो प्रोटोकॉल, एंड थर्ड है स्टॉकहोम कन्वेंशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है जी। देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको 22 मार्च 1985 को बनाया गया था। 1985 को इसको साइन आउट किया गया था, लोगों ने इसमें इसको समझा था अच्छे से, इसको उस समय इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसको ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। उसके अलावा जो क्योटो प्रोटोकॉल है, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन प्रोटोकॉल है, ये दोनों के दोनों ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेट नहीं करते। चलिए हम समझते हैं किससे रिलेट करते हैं। देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको क्लाइमेट चेंज के लिए स्टार्ट किया गया था। इसके द्वारा जो कमिट की गई थी, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज़ हैं और जो इकोनॉमिक हैं, ठीक है, इन सभी ने इसको क्या किया था कि इसको कमिट किया था, जो भी इंडस्ट्रियलीज कंट्रीज़ हैं और जो भी इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, कि ये हेल्पफुल होगा ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल की स्टार्ट किया गया था क्लाइमेट चेंज के लिए। और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इसको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है, एम है इसका कि एलिमिनेट करना, रिस्ट्रिक्ट करना जो प्रोडक्शन है और जो यूज़ है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का, ठीक है, मतलब जिस तरीके का आप पोल्यूटेंट फैलाते हो तो उसको कम करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे ए हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर साइकिल 25। तो ये सोलर साइकिल 25 क्या है, इसके ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट हैज़ कंक्लूडेड इन 2019 एंड द सोलर साइकिल 26 हैज़ बिगन, कि जो सोलर साइकिल 25 है, ये 2019 में जो इसका 25th कन्वेंशन था, ये फिनिश हो गया और सोलर साइकिल 26 अब स्टार्ट हो गया है। सेकंड है द बिगिनिंग ऑफ द सोलर साइकिल इज द सोलर मैक्सिमम व्हेन द सन हैज़ द मोस्ट सन स्पॉट्स, की जो द बिगिनिंग है सोलर साइकिल की, ये सबसे ज़्यादा होती है जब जो जो सन है, इसमें जो सन स्पॉट होते हैं, मतलब सन के अंदर जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं, उस समय जो सोलर साइकिल होता है ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो सोलर साइकिल है, ये एक साइकिल है जो सन की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड से जाती है और जो अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर्स, ठीक है, 11 ईयर्स से यहाँ पे वर्क कर रही है। मतलब सोलर साइकिल इज अ साइकिल दैट द सन मैग्नेटिक फील्ड गोज थ्रू अप्रॉक्सीमेटली एवरी 11 ईयर, कि जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हर 11 साल में यहाँ से पास आउट होती है सोलर साइकिल से। इसका मतलब ये है कि जो सन है, सन का जो नॉर्थ है, सन का जो साउथ पोल है, दोनों क्या होते हैं, स्विच प्लेसेस, एक दूसरे की प्लेसेस को क्रॉस करते हैं। आपने पता होगा कि कभी 11 साल के बाद क्या होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता है और ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। देन इट टेक्स अबाउट अनदर 11 ईयर्स फॉर द सन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल टू फ्लिप बैक अगेन, ठीक है, वही लिखा है कि फिर से 11 साल लेता है, ठीक है, ताकि जो साउथ पोल और जो क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल है, ठीक है, इन दोनों के जो भी कॉन्ट्रैक्शन हैं इसको अगेन से फ्लिप बैक कर देता है। तो ये सोलर साइकिल कहलाता है। किस तरीके से सोलर साइकिल वर्क करता है, तो जो फर्स्ट है ये आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रिसेंटली नासा और जो उसके नेशनल ओशन एंड द एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए का, उसने अनाउंस किया है कि ये जो प्रोडिक्शन है कि जो न्यू सोलर साइकिल है, इसको जो सोलर साइकिल 25 है, विच दे बिलीव हैज़ बिगन, कि सोलर साइकिल 25 अब स्टार्ट हुआ, ना कि सोलर साइकिल 26 स्टार्ट हुआ, ठीक है, याद रखिएगा।
और जो स्टेटमेंट 2 है इसमें जो दिए बताया गया है कि जो बिगिनिंग है ऑफ सोलर साइकिल इज अ सोलर मैक्सिमम, ठीक है, कि जो बिगिनिंग ऑफ अ सोलर साइकिल इज अ सोलर मैक्सिमम, और व्हेन द सन हैज़ द लीस्ट सन स्पॉट, कहा गया था वहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जब सन के पास सन स्पॉट्स होते हैं तब सोलर साइकिल सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा गलत दिया है, क्योंकि जब सन स्पॉट सबसे कम होते हैं तब सोलर साइकिल की कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, और ओवर टाइम सोलर एक्टिविटी एंड द नंबर ऑफ सन स्पॉट इंक्रीजेज, और धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है, जो सोलर टाइम और सोलर की जो उसमें सन स्पॉट्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो आपकी पहली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, बहुत ध्यान से एक्सप्रेशन को सुनना है, ठीक है। ये 26 नहीं है, ये 25 ही है, और यहाँ पे मोस्ट सन स्पॉट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे आपके जो होते हैं ये लीस्ट, ठीक है, लीस्ट सन स्पॉट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, देख लीजिएगा आप, सॉरी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो 11 ईयर्स का बताया गया था, 2010, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये कुछ तो इस तरीके से सन स्पॉट्स में चलते हैं। देखिए, एवोल्यूशन ऑफ द सन इन एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम 2010, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट सबसे 2010 में थी, और उससे 2020 तक का ये पूरा एक एवोल्यूशन है सन का, एज सीन फ्रॉम द टेलीस्कोप, इसको टेलीस्कोप से देखा गया है। अब्रॉड यूरोप का जो है इसको प्रोबा 2 स्पेस क्राफ्ट के जरिए इसको इस पिक्चर को मतलब इस पिक्चर को कैप्चर किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ है, इस प्रोग्राम को किस ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से अभी इसको स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट है G20, सेकंड है वर्ल्ड बैंक, थर्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ है जो आपका यूनेस्को। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आपने इसके बारे में न्यूज़ में पढ़ा होगा। चलो देख लेते राइट आंसर। देखिए, ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन और कोरल रीफ, ठीक है, कि लैंड डिग्रेडेशन को बचाना, लैंड जितनी डिग्रेड हो रही, जितना उसमें उत्खनन हो रहा है, जितने उसमें कल्टीवेशन किया, मतलब सॉरी कल्टीवेशन नहीं, जितना उसका डिग्रेडेशन किया जा रहा है और जितने कोरल रीफ को ख़त्म किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है लैंड के ऊपर। तो ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि इसको रोकना है, इसको सॉरी एक सेकेंड, इसको जो रोकना है, इसको ऑप्शन ए जो आपका G20 है इसने ये इनिशिएटिव लिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए मतलब G20 ने इस इनिशिएटिव को लिया है। याद रखिएगा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द G20 की अभी कन्वीन हुई है कंट्रीज़ की, ताकि जो इसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये प्रेसिडेंसी ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, इनके द्वारा इस मीटिंग को चेयर अप किया गया है, और इसमें यही बताया गया किस तरीके से डिग्रेडेशन और जो कोरल रीफ है लैंड का, ठीक है, मतलब लैंड को डिग्रेडेशन और जो कोरल रीफ है उसको किस तरीके से आपको बचाना है, किस तरीके से इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इनिशिएटिव को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ICAO के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट इज़ एन UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी एस्टैब्लिश टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन द शिकागो कन्वेंशन, ठीक है, कि एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि मैनेज किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन को शिकागो कन्वेंशन के तहत, ठीक है। सेकंड है इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ICAO, इंडिया ICAO का मेंबर नहीं है। तो कौन सी इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, मतलब इंडिया ICAO का मेंबर है, ठीक है। इससे सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। ऑप्शन ए मतलब ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इंडिया है ये इसका मेंबर 2019 से 2022 तक के लिए, मतलब इंडिया तो इसका मेंबर है ही, साथ ही साथ जो करेंटली जो पार्ट है जो काउंसिल स्टेज का 2019-2022 तक के लिए इंडिया इसको क्या करेगा, इस मीटिंग के अंदर वर्क करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इज़ अ UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट्स के द्वारा 1944 में, ताकि मैनेज किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन शिकागो कन्वेंशन के तहत। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि जो ICAO है ये वर्क करती है कन्वेंशन के साथ, 193 मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस इंडस्ट्री के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए कितने मेंबर है, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रपोज इनिशिएटिव ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो ITRA के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ITRA इज अ प्रपोज टू बी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, की जो ITRA है ये प्रपोज करता है ताकि जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को, ठीक है, मतलब जो INI है इसको प्रपोज करता है। सेकेंड है इट एम्स टू डेवलप पैटर्न ऑफ टीचिंग इन मेडिकल एजुकेशन इन आयुर्वेदा एंड फार्मेसी, कि इसका एम है ताकि डेवलप किया जा सके एक पैटर्न्स को टीचिंग की मेडिकल एजुकेशन के अंदर आयुर्वेदा और फार्मेसी के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है। आई होप आपने इसका आंसर सही ही सोचा होगा। देखिए ITRA इज प्रपोज, ITRA को प्रपोज किया गया है ताकि टू बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि ताकि ये क्या है नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट ये अच्छे तरीके से बन सके, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें तो आपकी करेक्ट हो गई। ITRA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा को प्रपोज किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है, ताकि इसका जो एम है ये फुलफिल किया जा सके मेडिकल एजुकेशन के लिए आयुर्वेदा और फार्मेसी के क्षेत्र को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, सी विल बी द राइट आंसर। कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूट का यही है कि डेवलप करना पैटर्न ऑफ टीचिंग ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन आयुर्वेदा एंड फार्मेसी के अंदर, साथ ही साथ ब्रिंग करना टुगेदर एजुकेशन फैसिलिटीज़ को फॉर ट्रेनिंग के लिए, जो पर्सनल ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल की इन ऑल ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, मतलब कि आयुर्वेदा की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी को एजुकेशन फैसिलिटीज़ उन ब्रांचेस में प्रोवाइड कराना बच्चों को, ताकि उसके अंदर वो अच्छी तरीके से एक फैमिलियरिटी अपनी बना सके, ठीक है। और जो अटेंड करना सेल्फ सफिशिएंसी इन पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन टू मीट द नीड फॉर स्पेशलिस्ट एंड द मेडिकल टीचर्स इन आयुर्वेदा, और एक सेल्फ सफिशिएंसी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को प्रोवाइड करना ताकि वो एक नीड जो है स्पेशलिस्ट और जो मेडिकल टीचर्स की आयुर्वेदा में वो फुलफिल हो सके, ठीक है। और जो इसका फोर्थ इनिशिएटिव ये फोर्थ मतलब ऑब्जेक्टिव है कि मेक एन इन डेप्थ स्टडी एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, एक डेप्थ स्टडी को बनाना, अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करना, ताकि जो रिसर्च है फील्ड ऑफ आयुर्वेदा के क्षेत्र में वो अच्छे से पूरी हो सके। आई होप आप इसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में और जब इंपॉर्टेंस आप लिखते हैं हेल्थ के क्षेत्र में, वहाँ पे इस तरीके के इनिशिएटिव आपको वहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 है, इसने प्रपोज इसको जिसको राज्यसभा में प्रपोज किया गया अभी रिसेंटली, ठीक है, तो वहाँ पे ये काफ़ी वर्क कर सकता है टीचिंग के क्षेत्र में आयुर्वेदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट द पब्लिक डेट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन पब्लिक डेट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करता है? फर्स्ट है लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो लायबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्टेड है किसके अंदर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। सेकंड है पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। वो आपने इसका आंसर अच्छे से सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि जो पब्लिक डेट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये अधिक मतलब ये जो आपका वर्क करता है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वर्क करता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करता है। और साथ ही साथ, ठीक है, ये जो वर्क करता है ना, ये आपका पब्लिक डेट जो डिनोट करता है कि जो भी पेबल सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो पेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर तो वर्क करता है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। साथ ही साथ जो ये प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 293 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिक डेट के बारे में बताया गया है। और जो पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़ है ये इंक्लूड करता है, आप ध्यान से सुनिएगा, जो इंक्लूड करता है लायबिलिटीज़ एंड अकाउंट ऑफ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, ठीक है, ये किसको इंक्लूड करता है? ये NSSF को इंक्लूड करता है, जो स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंदर आता है, रिजर्व फंड एंड डिपॉजिट के अंदर, साथ साथ अदर अकाउंट्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लेन देन नहीं होता है पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़ के ऊपर। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो गया ये राइट आंसर ए हो गया। आई होप आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सुना होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उस डाउट को मैं यहीं पे क्लियर आउट कर सकूं, ठीक है, और आपको वो एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना पहुंचाए। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ना अच्छा लगा तो डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। जितना भी स्कोर आया कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 6 से ऊपर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। 6 से नीचे है तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है, एक बार वीडियो को फिर से हाफ एन आवर के बाद रिवाइज करना है, चाहे आपका स्कोर 5 ही क्यों ना आया हो, ठीक है। और 24 आवर्स के अंदर जितने भी बच्चे हैं, चाहे उनका स्कोर 10 out of 10 भी है, उनको वीडियो को पूरा रिवाइज ज़रूर करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन आउट को, पूरे क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिवाइज करना है, और फिर अपना स्कोर को वापस से एडिट करके लिख देना है, ठीक है, कि मैंने रिवाइज करके इतना मेरा स्कोर फिर से आया है।
ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आप अच्छे से अपना वर्क करेंगे। गुड जॉब फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।